हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज के जो वीडियो में मैं आज आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका जो चौथा चैप्टर दलीय और दलीय पद्धति, भारत में दलीय पद्धति, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ बेटा। तो इस अध्याय में जो हम पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले कि दल क्या है, व्हाट इज़ पार्टी, दल किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह या गुट जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, और वी कैन से एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल हुज मेंबर्स बिलीव इन ए कॉमन आइडियोलॉजी। तो राजनीतिक दल नागरिकों का ऐसा राजनीतिक संगठन होता है जिसमें वैचारिक एकता पाई जाती है। इसका उद्देश्य शासन सत्ता पर अधिकार प्राप्त करके अपनी विचारधारा के अनुसार शासन कार्य करना माना जाता है। गिलक्रिस्ट के अनुसार एक राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जिसके राजनीतिक विचार एक जैसे होते हैं, जो एक राजनीतिक इकाई की तरह काम करके सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। पार्टी प्रणाली लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों द्वारा सरकार की प्रणाली के विषय में तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान की एक अवधारणा है। यह विचार है कि राजनीतिक दलों में बुनियादी समानताएं होती हैं। वे सरकार को नियंत्रित करते हैं, उनके पास व्यापक जन समर्थन का एक स्थिर आधार होता है, और धन सूचना और नामांकन को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक तंत्र का निर्माण होता है। राजनीतिक दल के सदस्य मूलभूत सिद्धांतों पर सहमत होते हैं। उद्देश्य प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक साधनों पर बल दिया जाता है। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से चुनाव आदि में भाग लेना और राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देना और राष्ट्रीय हित की उन्नति की चेष्टा करना। अब प्यारे बच्चों, किसी भी राजनीतिक दल के तीन जो प्रमुख घटक होते हैं या तीन मेजर पार्ट। सबसे पहले नेता, यानी जो उच्च विचारधारा के लोगों का नेतृत्व करते हैं। नंबर 2, सक्रिय सदस्य जो एक्टिव मेंबर होते हैं किसी भी पार्टी के, वो सक्रिय, यानी जो उसकी बैठक वगैरह में जाते हैं बेटा, वो सक्रिय सदस्य। और दूसरा अनुयायी, जो कि उस पार्टी में तो शामिल नहीं होते किंतु उसकी विचारधारा से पूरी तरह से प्रभावित होते हैं बेटा, ये अनुयायी या समर्थक कहलाते हैं। जैसे आप में से कोई बच्चा इस समय सक्रिय ना तो नेता होगा किसी पार्टी का, ना ही सक्रिय सदस्य होगा, किंतु समर्थक या अनुयायी हो सकता है। राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। वे अलग अलग नीतियां और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं बेटा। वो चुनाव लड़ने से पहले अपना एक घोषणा पत्र जो होता है बेटा, वो घोषणा पत्र जारी करते हैं। दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दल ही सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते हैं, और चुनाव हारने वाले दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दल सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। तो अब बेटे, अब हम पढ़ेंगे एक दलीय प्रणाली। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक एकल राजनीतिक दल को आमतौर पर मौजूदा संविधान के आधार पर सरकार बनाने का अधिकार होता है, जहां केवल एक पार्टी के पास
राजनीतिक सत्ता होती है, जैसे चीन, क्यूबा, वियतनाम। तो यहाँ पर बेटा जो चीन में केवल साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी ही राजनीतिक दल है और कोई पार्टी नहीं है। अब ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें शासन का सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथों में रहता है, प्राय साम्यवादी व्यवस्थाओं में दलीय प्रणाली रहती है। एक दलीय प्रणाली के लाभ राजनीतिक स्थिरता और सुदृढ़ शासन अनुशासन की स्थापना, गुटबंदियों से दूरी। प्रमुख पार्टी प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जहां पार्टियां राजनीतिक संगठनों की एक श्रेणी है जो क्रमिक रूप से चुनावी जीत हासिल कर चुके हैं और जिनकी भविष्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती है या भविष्य के लिए हार की संभावना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सन 1947 से 1977 तक हमारे देश में प्रमुख पार्टी कांग्रेस थी। और दो दलीय प्रणाली राजनीति में दो पक्षीय प्रणाली एक ऐसी पार्टी प्रणाली है जिसमें दो प्रमुख राजनीतिक दल राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। प्यारे बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल दो ही पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। तो जैसे अभी यहाँ चुनाव हुए थे पिछले वर्ष बेटा, तो वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जोसेफ आर बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में भाग लिया था। और उस चुनाव में बेटा रिपब्लिकन पार्टी की पराजय हुई थी और डेमोक्रेटिक पार्टी की विजय हुई थी। अब द्विदलीय प्रणाली यानी बाई पार्टी सिस्टम, जब किसी देश में मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल ही सक्रिय एवं प्रभावशाली हो तो उस व्यवस्था को दो दलीय प्रणाली कहते हैं। उदाहरण ब्रिटेन और अमेरिका। अब दो पार्टी प्रणाली के लाभ, यह देश को राजनीतिक स्थिरता देता है। चुनाव में मतदाताओं के लिए मतदान करना आसान है क्योंकि उन्हें केवल दो राजनीतिक दलों के बीच चयन करने की आवश्यकता होती है। दो पक्षीय प्रणाली शासन की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। अब दो पार्टी प्रणाली के नुकसान, दो पार्टी प्रणाली मतदाताओं को सीमित विकल्प प्रदान करती है क्योंकि उन्हें केवल दो राजनीतिक दलों से चुनना होता है। दो पक्षीय प्रणाली असंगत शासन बनाती है। जब एक पार्टी दो पक्षीय प्रणाली में सत्ता खो देती है तो उनकी नीतियां अक्सर उलट जाती है क्योंकि दूसरी पार्टी आमतौर पर विपरीत नीति अपनाती है। एक बहुदलीय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसमें कई राजनीतिक दलों को अलग अलग या गठबंधन में सरकारी कार्यों का नियंत्रण हासिल करने की क्षमता होती है। उदाहरण भारत। बहुदलीय प्रणाली के लाभ, बहुदलीय प्रणाली का लाभ बेटे मतदाताओं को व्यापक पसंद, यह राजनीतिक पारदर्शिता को बढ़ाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में आगे की सरकारें लोगों की ज़रूरत के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह है। बहुदलीय प्रणाली के लाभ, एक विशाल और सामाजिक विविध देश के लिए बहुपक्षीय प्रणाली सबसे अच्छी है क्योंकि यह समाज के प्रत्येक वर्ग की आवाज़ों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रणाली विभिन्न पक्षों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करती है और किसी एक पार्टी की तानाशाही को रोकती है, जिससे राष्ट्र के विकास के लिए संभावनाएं बनती हैं। भारतीय दलीय प्रणाली, भारत में दलीय प्रणाली, द इंडियन पार्टी सिस्टम। तो भारतीय दल प्रणाली दुनिया में सबसे विरोधाभासी प्रणालियों में से एक है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है जहां कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं। राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल प्यारे बच्चों दो तरह के होते हैं, राष्ट्रीय दल और नंबर 2 राज्य या क्षेत्रीय दल। तो जो राष्ट्रीय दल हैं हमारे देश में ऐसे दल जो
दो या दो से अधिक राज्यों में जिनका संगठन होता है, जो दो या दो से अधिक राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, वो राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और नेशनल पीपल पार्टी, नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो जो सबसे पुरानी पार्टी है बेटा भारत में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे अक्सर कांग्रेस पार्टी या केवल कांग्रेस कहा जाता है, भारत में व्यापक जड़ों वाली एक राजनीतिक पार्टी है। प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। यानी यह पार्टी इस समय 237 साल, तकरीबन 137 साल पुरानी पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसका पहला अधिवेशन बेटा मुंबई में हुआ था। तो कांग्रेस के जो लक्ष्य थे बेटा, देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, जाति धर्म या प्रांत के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को विकसित और समेकित करना, लोकप्रिय मांगों को तैयार करना और उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, देश में जनता की राय को समझने और संगठित करने के लिए संगठन को मजबूत करना। अब भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इंडियन इलेक्शन कमीशन के नवीनतम प्रकाशन के अनुसार भारत में जो पंजीकृत दल, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उनकी संख्या 2596, 8 राष्ट्रीय दल और 52 राज्य या क्षेत्रीय दल और 2538 अनरिकॉग्नाइज्ड दल हैं, यानी जो गैर मान्यता प्राप्त दल हैं 2536। अब लोकतंत्र के निर्माण की चुनौती। प्यारे बच्चों, जैसा हम जानते हैं, स्वतंत्र भारत का जन्म बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ। उस समय जो हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त होते ही विभाजन की त्रासदी का सामना करना पड़ा। उस समय राष्ट्रीय एकता सबसे पहली प्रायोरिटी या पहली प्राथमिकता थी। उपनिवेशवाद के चुगल से आज़ाद हुए देशों में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। इन देशों में कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र था, कहीं पर शासन का नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था, तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ, तो कहीं पर सेना ने सत्ता की बागडोर संभाली। उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले कई देशों ने गैर लोकतांत्रिक शासन का अनुभव किया। अब लोकतंत्र के निर्माण की चुनौती। हर समाज के लिए यह फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वह कायदे कानून पर अमल कैसे करेगा। अर्थात बेटा, जब कोई नई सरकार, जब देश को आज़ादी प्राप्त होती है, तो सबसे बड़ा जो सरकार के सामने संकट होता है कि अब वह कार्य कैसे करेगी, कौन से सिद्धांतों का पालन करेगी और कौन से कायदे कानून होगा जिस पर चलकर शासन किया जाएगा। किसी समाज में अलग अलग समूह होते हैं, उनके आपसी हित आपस में टकराते हैं, जिसे लोकतांत्रिक राजनीति कहा जा सकता है। अलग अलग और परस्पर विरोधी आकांक्षाओं के साथ अलग अलग समूह हैं। इन मतभेदों को सरकार द्वारा कैसे हल किया जाएगा। तो भारत का संविधान खालिस्तान को तैयार हो चुका था। आपको पता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका जो उत्तर है बेटा, इसका जो उत्तर है वह है 26 जनवरी 1950। अब भारत का संविधान खालिस्तान अमल। प्यारे बच्चों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और यह 26 जनवरी 1950 को अमल में आया।
भारत के प्रथम चुनाव। जनवरी 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई। डॉक्टर सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त बने। ऐसा लग रहा था कि पहला आम चुनाव 1950 में हो जाएगा, किंतु भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में चुनाव कराना आसान नहीं था। स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाना, मतदाताओं के नाम की सूची तैयार करना, इन दोनों काम होने में एक लंबा समय लगा। लगभग 17 करोड़ मतदाता, 489 संसद सदस्य और 320 विधानसभा के चुनाव सदस्यों का चुनाव होना था। तो भारत में 15% लोग साक्षर थे। 2 बार चुनाव स्थगित करने पड़े। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच चुनाव कराए गए। जनवरी 1952 के चुनाव में देश के ज़्यादातर भागों में मतदान हुआ था, इसलिए यह चुनाव 1952 का आम चुनाव कहलाता है। एक भारतीय संपादक ने पहले चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा। एक पत्रिका के आयोजक ने लिखा, जवाहरलाल नेहरू भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की विफलता को स्वीकार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो देश के जो प्रथम 3 आम चुनाव, पहला चुनाव 1952, 1957 और 1962 में जो 3 चुनाव हुए थे बेटे, इसमें कांग्रेस पूरी तरह से हावी थी। 1952 से 1962 की अवधि के दौरान कांग्रेस का जो प्रभुत्व यानी दबदबा बहुत अच्छी तरह से देखा गया। दूसरे और तीसरे आम चुनावों में क्रमशः 1957 और 1962 में कांग्रेस ने 3/4 सीटें जीतकर लोकसभा में प्रथम स्थान कायम रखा। विपक्षी दलों में कोई भी पार्टी कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों की संख्या का 10वां हिस्सा भी नहीं जीत सकी। भारत एक ऐसा अकेला देश नहीं है जिसके पास एक दलीय प्रभुत्व का अनुभव है। एक पार्टी के कई अन्य उदाहरण हैं, लेकिन इनके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। बाकी मामलों में एक दल का प्रभुत्व लोकतंत्र से समझौता, जैसे कुछ देशों में चीन, क्यूबा और सीरिया का संविधान देश पर शासन करने वाली केवल एक पार्टी को ही अनुमति देता है। कुछ दूसरे देशों जैसे म्यांमार, बेलारूस, मिस्र और इरिट्रिया में कानून और सैन्य प्रभाव के कारण एक दलीय राज्य है। कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान प्रभावी रूप से एक दलीय राज्य थे। क्या भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को प्रतिष्ठित किया? ये सभी मामले लोकतांत्रिक स्थितियों के तहत हुए थे। अनेक पार्टियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की स्थितियों में चुनाव लड़े, फिर भी चुनाव के बाद कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल रही। तो बेटे, अब इसमें जो आपको जो जानना है अभी तक, है ना, नीड टू नो, आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि जो डॉक्टर सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, इनका जो कार्यकाल था बेटा, वह 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1948 तक 1948 से 21 मार्च 1950 तक सेवा करते रहे। और इनका जन्म जो बेटा 2 जनवरी 1898 को हुआ और मृत्यु 13 मई 1963 को हुई। भारत का पहला आम चुनाव 1951 में हुआ, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीता था, एक राजनीतिक पार्टी जो 1977 तक चुनाव पर हावी रही। तब जब गैर स्वतंत्र भारत में पहली बार एक गैर सरकारी सरकार बनी थी 1977 में, प्यारे बच्चों, एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। तो ये गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर एक राजनीतिक दल बनाया था जिसका नाम था जनता पार्टी। तो इसकी सरकार 1977 में बनी थी। और 1951-52 का भारतीय आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक आयोजित किया गया। कांग्रेस की इस असाधारण सफलता की जड़ें
कि बेटा जो कांग्रेस की जो ये जड़ें हैं ये इसका किस कारण से मजबूत थी। कांग्रेस की इस असाधारण सफलता की जड़ स्वतंत्रता संग्राम की विरासत पर वापस जाती है। कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया था। कई नेता जो उस संघर्ष में सबसे आगे थे अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले से ही एक बहुत अच्छी तरह से संगठित पार्टी थी। जिस समय अन्य दल एक रणनीति के बारे में सोचते थे, कांग्रेस ने पहले ही अपना अभियान शुरू कर दिया था। कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन बन गई थी। इसने अलग अलग सामाजिक समूह को अपनी पहचान के साथ अलग अलग मान्यताओं के साथ मिला दिया। इसने क्रांतिकारी, रूढ़िवादी, शांतिवादी, कट्टरपंथी, उग्रवादी, नरमपंथी और केंद्र के अन्य सभी रंगों के साथ अधिकारों और वाम को समायोजित किया। कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन। कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए कई समूह, हितों, यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के लिए एक मंच बन गई थी। कांग्रेस के भीतर वैचारिक धाराएं। स्वतंत्रता पूर्व दिनों में कई संगठनों और पार्टियों ने अपने स्वयं के गठन और संगठनात्मक संरचनाओं के साथ कांग्रेस के भीतर मौजूद रहने की अनुमति दी थी। कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस के गठबंधन सभाओं ने पार्टी को एक असाधारण ताकत दी। किसी भी पार्टी का गठबंधन स्वभाव हो तो अंदरूनी मतभेदों को भुलाकर उसमें सहनशीलता ज़्यादा होती है। ऐसा गुण कांग्रेस में था। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन बातों पर अमल किया था और आज़ादी के बाद भी इसे जारी रखा। इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के अपने रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तब भी वह पार्टी में बना रहता है। गठबंधन स्वभाव के कारण कांग्रेस अलग अलग गुटों के प्रति उदारशील थी। छात्र संगठन। किसान और उद्योगपति, शहरी निवासी एवं ग्रामीण, श्रमिक, मालिक, उच्च जाति, मध्यम वर्ग और शहरी अभिजात वर्ग और क्रांतिकारी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, दक्षिणपंथी और वामपंथी, ये सभी कांग्रेस के छाते के नीचे थे। अर्थात कांग्रेस के नेतृत्व में इन्होंने जो है आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ों का पता 1950 की विपक्षी पार्टियों के एक या दूसरे पक्ष से लगाया जा सकता है। इन विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और प्रथाओं की निरंतर और अक्सर आलोचना की। इसने सत्ताधारी पार्टी को नियंत्रण में रखा और अक्सर कांग्रेस के भीतर सत्ता के संतुलन को बदल दिया। विपक्ष और सरकार। ये कार्टून देखिए बेटा। इस कार्टून में कांग्रेस के प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व किया गया है जो विपक्षी दलों द्वारा कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए किया गया है। टग ऑफ वार का संदर्भ कांग्रेस द्वारा आलोचना करने और ईमानदार तथा न्यायपूर्ण तरीके से अपनी कमजोरियों का उल्लेख करने से है। जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में अनेक विरोधियों के साथ विपक्ष और सरकार के सापेक्ष ताकत का कार्टूनिस्ट प्रभाव। विपक्षी दलों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में केवल टोकन प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सफलता मिली। फिर भी इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और प्रथाओं की निरंतर और अक्सर आलोचना की पेश करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सत्ता पक्ष को रोककर रखते थे। शपथ ग्रहण के बाद नेहरू का मंत्रिमंडल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 में गवर्नर जनरल के रूप में। तो इस आकृति में देखिए बेटा, इस फोटो में जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है बीच में है, ये नेहरू जी के बराबर में बेटा। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्होंने सन 1948 में अपना पद ग्रहण किया। अब राजनीतिक अधिकार की चुनौती।
तो मई 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1 साल से अधिक समय से अस्वस्थ थे। उन्होंने इससे बहुत कुछ उत्पन्न किया था। उत्तराधिकारी के सामान्य प्रश्न के बाद में अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि हु आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद कौन। अब ये देखिए न्यूज़, एक समाचार पत्र, ये 28 मई 1964 का है। इसमें जो समाचार है कि जवाहरलाल नेहरू इज डेड, सडन एंड फॉलोज ए हार्ट अटैक, द लाइट इज आउट। अब किस मायने में कांग्रेस, अब इसमें कुछ प्रश्न है कि किस मामले में कांग्रेस एक वैचारिक संगठन था। क्या एक पार्टी प्रमुख प्रणाली की व्यापकता ने भारतीय राजनीति की लोकतांत्रिक प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला? हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति का प्रथम चरण काफ़ी अनोखा था। व्याख्या करें, राजनीतिक दलों के कार्य करें। थैंक यू बेटा, ये आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।